जैसे ही भोला उस छोटी मछली को नदी में डालता है, अचानक ही एक चमत्कार होता है और वो छोटी मछली एक जल परी का रूप ले लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भले मानुष। आपने मेरी सहायता करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सैकड़ों वर्ष से श्रापित थी और एक छोटी मछली के रूप में तड़प रही थी। सैकड़ों हजारों लोग यहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। आपकी दयालुता से मैं प्रसन्न हूँ। पर ये क्या, आपके माथे पर ये शिकन? आप मुझे खुश नहीं लग रहे। विजयनगर राज्य में भोला नाम का एक लड़का रहा करता था। भोला बहुत सीधा और सबकी सहायता करने में सबसे आगे रहता था। भोला के साथ उसकी माँ भी रहा करती थी। भोला अपना जीवन यापन लकड़ी काटकर और उसे बाजार में बेचकर करता था। अरे बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम आज खाना बना दोगे? अरे माँ, तुम्हें फिर क्या हुआ? तुम इस तरह कैसे खांस रही हो? माँ, तुम आराम करो माँ, भोजन मैं बना लूंगा। ये लो माँ, भोजन कर लो। तुम्हारी खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लगता है मुझे वैद्य जी के पास जाना चाहिए। अब वही इसका उपचार कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मुझे कुछ धन चाहिए। मैं अभी जंगल जाकर सूखी लकड़ियां लेकर आता हूँ और उसे बाजार में बेचते हुए वैद्य जी से मिलते आऊंगा। भोला फिर कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। भोला जंगल में जाता है। उसे वहां कोई भी लकड़ी नहीं दिखाई देती। भोला इससे उदास हो जाता है। अरे आज इस जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। मैं कैसे धन इकट्ठा करूंगा? माँ का इलाज कैसे कराऊंगा मैं? अरे भोला, मैं सुबह सुबह ही आकर सारी लकड़ियां लेकर जा रहा हूँ। तुमने आज देर कर दी दोस्त। कोई बात नहीं, आज तो मैं इन लकड़ियों को महंगे दामों में बेचूंगा। अरे मगलू, हमारी बात हुई थी ना कि तुम मेरे इलाके में लकड़ी उठाने नहीं आओगे और ना ही मैं तुम्हारे इलाके पर लकड़ी उठाने आऊंगा। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इन लकड़ियों की बहुत ज्यादा जरूरत थी मगलू। ऐसा क्यों किया तुमने? अरे इलाका तो कुत्तों का होता है। हम जैसे बहादुर तो अपना इलाका खुद बना लेते हैं। हाँ। अच्छा बोला, मैं निकलता हूँ, बाजार जाने में देर हो जाएगी। हाँ। ये मंगलू ने ठीक नहीं किया, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो पैसों की बहुत जरूरत थी। हाय, ये गरीबी भगवान ऐसी परिस्थितियां किसी को ना दे, किसी को ना दे। भोला उदास होकर जंगल से खाली हाथ लौटता है। भोला अपने घर पहुंचता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? थोड़ा आराम मिला माँ? अरे कहाँ बेटा, मेरी तबीयत तो और भी बिगड़ गई है। भगवान मुझे मौत क्यों नहीं दे देता? मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ। अरे नहीं माँ, आज मैं खूब सारी लकड़ियां बेच कर आया हूँ। मैं अभी वैद्य जी के पास जाता हूँ। मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से कराऊंगा माँ। तुम ठीक हो जाओगी माँ, तुम चिंता मत करो। भोला अपनी माँ से झूठ बोलता है ताकि उसकी माँ की उम्मीद ना टूटे। भोला अब वैद्य के पास जाता है। वैद्य जड़ी बूटियां कूट रहे होते हैं। तभी भोला जाकर बोलता है, प्रणाम वैद्य जी। अरे भोला, तुम यहाँ? क्या बात हो गई बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वैद्य जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन माँ का तबीयत बहुत खराब है। उनका खांसी रुक ही नहीं रहा।
वैद्य जी, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं? अरे क्यों नहीं बेटा, रुको, मैं अभी अपनी पोटली पकड़ता हूँ और तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ। भोला और वैद्य जी दोनों भोला के घर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी बीच में उन्हें मंगलू मिल जाता है। अरे अरे भोला, आज लकड़ियां नहीं मिली तो क्या वैद्य जी के साथ तुम भी वैद्यगिरी सीख रहे हो? हाँ अरे चलो, कहीं ना कहीं से पेट गुजारा तो चलना ही चाहिए, क्यों वैद्य जी? बड़े बदतमीज इंसान हो तुम मंगलू। तुम्हें किसी इंसान की परिस्थितियां दिखाई नहीं देती? अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो तो तुम क्या करोगे, बताओ? माफ कीजिए वैद्य जी, मुझे पता नहीं था। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ। अब वैद्य जी और भोला भोला के घर पहुंचते हैं। ये देखिए वैद्य जी, मेरी माँ कितनी बीमार है, इतनी जोर जोर से खांस रही है। कुछ कीजिए वैद्य जी, कुछ कीजिए। अरे भोला, तुम्हारी माँ तो सचमुच बहुत बीमार है। इसके लिए मेरे पास पर्याप्त जड़ी बूटी नहीं है बेटा। ये बीमारी बहुत खतरनाक है। इसके लिए तुम्हें बहुत सारा धन लग जाएगा। बोला, फिलहाल मैं ये जड़ी बूटी देकर जा रहा हूँ, शायद इससे थोड़ा आराम हो, लेकिन इससे इनका पूर्ण रूप से उपचार नहीं हो पाएगा। हाँ वैद्य जी, आप अभी इन्हें आराम के लिए उपचार कर दीजिए, फिर मैं धन का इंतजाम करता हूँ। हाँ। वैद्य जी भोला की माँ का आंशिक उपचार करने लगते हैं। तभी भोला बहुत मायूस हो जाता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई। अब मैं धन कहाँ से लाऊं? एक काम करता हूँ, मैं सेठ जी के पास जाता हूँ, अब वही मुझे उधार दे सकते हैं। अब वैद्य जी भोला की माँ का आंशिक रूप से उपचार कर देते हैं और भोला सेठ जी के पास चला जाता है। सेठ जी बहुत लालची होते हैं और उसका ध्यान बहुत दिनों से भोला की जमीन पर होता है। अरे भोला, आओ आओ, कैसे आना हुआ भोला? बताओ, मैं तुम्हारी कैसी सेवा कर सकता हूँ? प्रणाम सेठ जी, मुझे आपसे कुछ उधार चाहिए। दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनके उपचार के लिए मुझे धन चाहिए सेठ जी। अरे हाँ हाँ, इसीलिए तो बैठे हैं भोला। लेकिन तुम तो जानते हो, मैं धन उधार तो दे देता हूँ, लेकिन जब लौटाने की बारी आती है तो लोग मुझे नजरअंदाज करने लग जाते हैं। अब क्या करूँ भोला, बिना गिरवी रखे मैं अब उधार देना बंद कर चुका हूँ। हाँ सेठ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं सेठ जी। मैं दे ही क्या सकता हूँ आपको सेठ जी, भरोसे के अलावा। अरे भोला, कैसी बातें करते हो? तुम्हारी जमीन है ना, वो मेरे पास गिरवी रख लो और ले जाओ उधार पैसे। हाँ अरे हाँ सेठ जी, ये तो मैं भूल ही गया था। मैं अभी उसके कागजात आपको लाकर देता हूँ, फिर आप मुझे धन उधार दे दीजिएगा। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, रुको भाई, वो भी तो ठीक है, लेकिन मैं ब्याज भी 10% लूंगा, ठीक है ना? 10%? ये तो बहुत ज्यादा है सेठ जी। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ 10% देने के लिए, मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। अब भोला अपनी जमीन के कागजात सेठ जी को लाकर दे देता है। बदले में सेठ जी उन्हें धन दे देते हैं। अब उस धन को लेकर भोला वैद्य जी के पास जाता है और वैद्य जी को वो धन दे देता है। वैद्य जी उस धन को लेकर
दूर से जड़ी बूटी मंगवाते हैं। हाँ, बोला मैंने जड़ी बूटी मंगा ली है बेटा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलो तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। हाँ जी वैद्य जी, मैं अभी माँ को बुला कर लाता हूँ। आप उनका उपचार यहीं कीजिए, घर में पर्याप्त जगह नहीं है। भोला अपनी माँ को लेकर वैद्य जी के पास आता है। वो जड़ी बूटी पीसकर उनकी माँ का इलाज करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद भोला की माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आपने मेरी जान बचाई। मैं खांसी के मारे तड़प गई थी। देवी, ये तो मेरा फर्ज था। इसी कार्य के लिए तो मैं वैद्य हूं ना। वैद्य जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी माँ को बिल्कुल ठीक कर दिया। आप किसी जादूगर से कम नहीं। हाँ। अब भोला और उसकी माँ वैद्य जी से आशीर्वाद लेते हैं और अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जब भोला अपने घर पहुंचता है तो सेठ जी उसके घर में बैठे हुए होते हैं। लो आ गया भोला। क्या हुआ भाई, तुमने तो उधार लेने के बाद हमें पूछना ही बंद कर दिया। अरे भाई, तुमने तो 3 महीने से एक भी किस्त जमा नहीं किया। हाँ? नहीं नहीं सेठ जी, दरअसल मैं माँ का इलाज कराने वैद्य जी के पास रह रहा था और वहाँ 3 महीने कैसे बीते मुझे पता नहीं चला। अगले महीने से मैं आपका किस्त बराबर भरना शुरू कर दूंगा सेठ जी। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तुमने वादा किया था तुम 10% मुझे ब्याज दोगे और तुमने एक भी नहीं भरा। अगले महीने मुझे पूरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन हड़प कर अपना पैसा वसूल लूंगा। हाँ, बात याद रखना, अगले महीने तक मोहलत है तुम्हारे पास। अरे नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। 1 महीने में इतना बड़ा रकम मैं कैसे जुटा पाऊंगा? सेठ जी, मुझे और मोहलत चाहिए। अरे सेठ जी, इतनी जल्दी ये उतना धन कहाँ से इकट्ठा कर पाएगा? अरे मैं कुछ नहीं जानता भोला, मुझे मेरा धन चाहिए या तो तुम्हारी जमीन। हाँ। अब सेठ जी भोला को 1 महीने की मोहलत देकर वहाँ से चले जाते हैं। भोला बहुत परेशान हो जाता है कि वो इतनी बड़ी रकम 1 महीने में कैसे जमा कर पाएगा। भोला उदास मन से कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अरे कैसे हो भोला, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे भाई। अब यहाँ तो हफ्ते भर की लकड़ियाँ नहीं बची। मैं सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके बाजार में बेच चुका हूँ। अब तुम दूसरा काम देख लो। हाँ। अरे मंगलू भाई, तुमने ये क्या किया? मुझे धन की बहुत जरूरत है, नहीं तो मेरा जमीन मेरे हाथों से निकल जाएगा। ये तुमने क्या किया मंगलू? अरे भाई, मुझे भी तो अपना पेट देखना है और मुझे अपनी बेटी की भी तो शादी करनी है। मैंने तो अपना इंतजाम कर लिया है, अब तुम अपना देख लो भाई। तुम्हें इतनी ही जरूरत है तो तुम जंगल के घने इलाके में क्यों नहीं जाते? अरे मानते हैं कि वो खतरनाक है, लेकिन इतना भी नहीं जितना कि तुम्हारी जमीन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ। अब भोला उदास होकर घने जंगल में जाने का खतरा लेता है और भोला अगली सुबह घने जंगल की ओर निकल जाता है। अरे लोग सही कहते हैं, यहाँ तो बिल्कुल भी उजाला नहीं आता। ये सचमुच खतरनाक जगह है, पर क्या करूं? मुझे लकड़ियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो मैं सेठ जी को पैसे कैसे दे पाऊंगा? भोला जैसे जैसे घने जंगल के अंदर जाता है, उसे दूर रोशनी दिखाई देती है। भोला उसे देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, वहां तो रोशनी है, मुझे उसी तरफ जाना चाहिए।
हो सकता है वहां मुझे लकड़ियां मिल जाए। हाँ। भोला जैसे ही उस रोशनी की ओर जाता है, वहां उसे एक छोटी सी मछली जमीन पर तड़पती हुई दिखाई देती है। भोला को उस मछली पर तरस आ जाता है और भोला उसे अपने हाथों में उठाता है। अरे ओ छोटी मछली, यहाँ कहाँ घूम रही हो? यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ तुम जिंदा कैसे रह पाओगी? चलो मैं तुम्हें सरोवर तक ले चलता हूँ। भोला उस छोटी मछली को उठाकर सरोवर की तलाश करने लग जाता है। थोड़ी दूर चलकर भोला को एक नदी दिखाई देती है। अब भोला उस नदी की ओर आगे बढ़ता है और किनारे पर जाकर रुक जाता है। अरे ओ छोटी मछली, देखो तुम्हारे रहने का ठिकाना मुझे मिल गया। चलो जाओ और जाकर पानी में अच्छे से रहो। हाँ। जैसे ही भोला उस छोटी मछली को नदी में डालता है, अचानक ही एक चमत्कार होता है और वो छोटी मछली एक जल परी का रूप ले लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भले मानुष, आपने मेरी सहायता करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सैकड़ों वर्ष से श्रापित थी और एक छोटी मछली के रूप में तड़प रही थी। सैकड़ों हजारों लोग यहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। आपकी दयालुता से मैं प्रसन्न हूँ। पर ये क्या, आपके माथे पर ये शिकन? आप मुझे खुश नहीं लग रहे। अरे ऐसी बात नहीं है जल परी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपने श्राप से मुक्त हो चुके हैं। मेरे माथे पर सिकंज किसी और कारण से है, तुम्हारे श्राप से मुक्त होने के कारण नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी क्या समस्या है? शायद मैं कुछ कर पाऊं। अब भोला अपने साथ बीते हुए समय का बखान करता है। वो शुरू से आखिरी तक पूरी बात जलपरी को बताता है। ये समय भी क्या माया है, आप जैसे भले मानुष के साथ भी ये सब कुछ हुआ। कोई बात नहीं, मैं एक जादुई जलपरी हूँ। मैं आपको एक पोटली देती हूँ। ये एक जादुई पोटली है। आप जब चाहो जितना धन चाहो एक बार मन में सोचो और इस पोटली में हाथ डालो, उतना धन आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग दिन में एक ही बार किया जा सकता है। दोबारा उपयोग से आप हमेशा के लिए अपना हाथ इसमें फंसा बैठोगे। अब भोला जलपरी से वो पोटली ले लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। रास्ते में उसे मंगलू मिलता है। अरे क्या बात है भोला, आज भी एक लकड़ी भी नहीं मिली तुम्हें? अरे तू तो घने जंगल में गया था ना, वहां भी तेरा किस्मत फूटा ही निकला क्या? हाँ? अरे मंगलू कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में लकड़ी लिखी ही नहीं थी, लेकिन आज मैं दूसरा जुगाड़ लगा चुका हूँ। अब मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ। अब भोला वहाँ से निकल पड़ता है और अपने घर पहुँच जाता है। लेकिन भोला को खुश देखकर मंगलू आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे इस भोला भोंदू के हाथ में ऐसा क्या लग गया जो इतना खुश है? इसकी तो इतनी सारी परेशानियां हैं। हाँ, मुझे क्या करना है? मुझे तो बस और लकड़ी इकट्ठा करके बाजार में ऊंचे दामों में बेचना है। हाँ। माँ, क्या हुआ भोला बेटा? सेठ जी ने तुम्हें और परेशान किया क्या? सब्र रख बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा नहीं माँ, सब ठीक हो चुका है। ये देखो माँ, मैं घने जंगल में गया था और वहाँ मैंने एक छोटी मछली की मदद की और वो छोटी मछली अचानक से एक जल परी में बदल गई और उस जल परी ने मुझे इनाम में ये पोटली दिया है माँ। हाँ। अरे तू सपना तो नहीं देख रहा, ऐसा भी भला होता है क्या? मैं सच कह रहा हूँ माँ, देखो मैं आपको अभी जादू दिखाता हूँ। भोला अपनी माँ से एक राशि पूछता है और वो राशि भोला अपने मन में रखता है और पोटली के अंदर हाथ डालता है।
जब भोला पोटली से अपना हाथ बाहर निकालता है तो उसके हाथ में उतनी राशि का धन बाहर निकलता है। बेटा, मतलब तू सही कह रहा था, ये तो सचमुच एक जादुई पोटली है। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। हाँ माँ, पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब आपने राशि बताई और मैंने मन में रखकर पोटली में हाथ डाला तो उतनी राशि मेरे हाथ में आ गई। मैं भी इसे देखकर आश्चर्यचकित हूँ माँ। अब हमारा दिन बदल चुका है माँ, ईश्वर ने हम पर कृपा किया है माँ। हाँ। अब अगले दिन भोला मन में वो राशि सोचता है जितना उसने सेठ जी से उधार ली थी, और पोटली से उतनी धनराशि निकाल लेता है और पोटली को छुपाकर घर में रख देता है और धनराशि लेकर सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, सेठ जी, कहाँ हो आप? अरे भोला, आ गया तो फिर से मोहल्लत मांगने हैं? मैंने कहा है ना, या तो मुझे तेरी जमीन चाहिए या तो सूद समेत मेरा धन मुझे वापस चाहिए। हाँ 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 सेठ जी, मुझे याद है आपकी बातें, इसलिए तो मैं आपके पास पैसे लौटाने आया हूँ, वो भी ब्याज सहित। अब भोला उधार की धनराशि ब्याज के साथ सेठ को लौटा देता है और सेठ मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या, मैं तो इसका जमीन हड़पना चाहता था, लेकिन ये भोला इतना धन लाया कहाँ से? मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर गया। अरे सेठ जी, कहाँ खो गए? हाँ, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, हमारा लेन देन समाप्त हुआ, अब मेरे जमीन के कागजात मुझे वापस कर दो। हाँ। भोला अपनी जमीन के कागजात सेठ जी से वापस ले लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। रास्ते में उसे मंगलू दूर से देखता है और कहता है, अरे ये मंगलू तो सर से पांव तक कर्ज में डूबा है, इतना खुश कैसे है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? हाँ, चलो सेठ जी के पास चलता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि उनका पैसा डूब गया समझो, क्योंकि भोला तो पागल हो चुका है। हाँ। अरे कैसे हो सेठ जी, सब बढ़िया ना? हाँ हाँ, बोलो मंगलू, क्या काम है तुझे? तुझे भी उधार चाहिए क्या? तुझे भी तो अपनी बेटी की शादी करनी है ना? हाँ? अरे नहीं नहीं सेठ जी, उसका जुगाड़ तो मैंने कर रखा है। मैं तो बस ये बताने आया था कि भोला पागल हो गया है और आपका उधार दिया हुआ धन अब डूब गया समझो। हाँ। अरे कौन सा उधार मंगलू? भोला तो अभी थोड़ी देर पहले मेरा सारा उधार ब्याज समेत वापस कर गया, अब उसकी जमीन भी मेरे हाथ से निकल गई। चल जा यहाँ से, मुझे और गुस्सा मत दिला। हाँ। सेठ जी की बातें सुनकर मंगलू आश्चर्यचकित हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे इस भोला बुद्धू के पास इतना धन कहाँ से आया? वो भी एक दिन में, मुझे पता लगाना होगा। हाँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। भोला जादुई पोटली की मदद से अमीर आदमी बन चुका था। आसपास के लोग भोला को देखकर शक करने लगते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, अरे भोला, पोटली का इतना इस्तेमाल करना सही नहीं है। अब लोग हमें शक की निगाहों से देखते हैं। तुम्हें कोई ऐसा धंधा शुरू करना चाहिए जिससे किसी को शक ना हो कि ये धन कहाँ से आ रहा है। हाँ माँ, तुम सही कहती हो माँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैं कल ही यहाँ एक बड़ा मंडी खोलना शुरू कर देता हूँ, फिर लोग मुझ पर शक नहीं करेंगे माँ। भोला अब अपने गांव में एक बड़ा मंडी बनवाता है और उसमें साहूकार के रूप में बैठकर कार्य करने लगता है। दूर दूर शहर से लोग वहाँ खरीदारी करने आते हैं। अच्छा, तो ये बात है। लगता है भोला ने शहर जाकर मंडी खोली होगी और इतना धन अर्जित कर लिया होगा। अब यहाँ गांव में भी मंडी खोल ली।
मुझे भी कुछ करना होगा, नहीं तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा। हाँ। मंगलू अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी सेठ जी उसे रास्ते में मिलते हैं और कहते हैं, अरे मंगलू, तू बहुत खुश है? तेरा दोस्त इतना बड़ा साहूकार बन गया और मुझे तो तू भूल ही गया है, क्यों? अरे सेठ जी, मैं भला क्यों खुश हूँ उस भोलू भोंदू के तरक्की से? हाँ, वो मेरा मित्र नहीं, वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन। हाँ। अरे मंगलू, हमें पता लगाना होगा कि भोला के पास इतना धन कैसे आ रहा है। हाँ। अरे सेठ जी, मुझे तो लगता है भोला ने शहर जाकर मंडी खोली होगी, वहां से इतना धन कमाया और यहाँ भी मंडी खोल ली। हाँ। अरे मंगलू, तू तो भोला से भी ज्यादा बुद्धू है। मंडी में अचानक से इतनी कमाई नहीं होती, जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ। अब सेठ जी मंगलू को जिम्मेदारी देते हैं कि वो भोला के अमीर होने के रहस्य का पता लगाए। मंगलू रोज भोला का पीछा करता, फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। एक दिन मंगलू खिड़की से देखता है कि भोला एक रकम बोलकर एक छोटी सी पोटली में हाथ डालता है और उतना धन उस पोटली से निकाल लेता है। अरे, सेठ जी ने सही कहा था, यहाँ तो दूसरा खेल चल रहा है। असल में इसके अमीर होने का राज यहाँ छुपा है। हाँ, इस छोटी सी पोटली में इतना धन समा कैसे गया, ये तो संभव नहीं है। मुझे इस पोटली को चुराना होगा। हाँ। अगले दिन भोला के मंडी जाने के बाद मंगलू भोला के घर जाता है, किंतु उसकी माँ घर पर ही होती है। अरे मंगलू बेटा, आओ आओ, कैसे आना हुआ बेटा? माँ जी, भोला घर पर है, मुझे उससे कुछ काम था। अरे नहीं बेटा, भोला तो मंडी चला गया। क्या बात है मुझे बताओ, मैं उसे बता दूंगी। माँ जी, दरअसल मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है और मुझे भोला से कुछ धन चाहिए था। भोला को कहना कि मंगलू उससे मदद मांगने आया था। हाँ। अरे बस इतनी सी बात, रुको मैं तुम्हें धन दे देती हूँ। आखिर तुम्हारी बेटी भी तो भोला की बेटी जैसी है। अब माँ जी जैसे ही धन लेने अंदर जाती है, मंगलू चुपचाप दबे पांव भोला के कक्ष में चला जाता है और वहाँ से पोटली चुरा लेता है। अरे मंगलू बेटा, ये लो, तुम्हें धन की आवश्यकता थी ना? मंगलू माँ जी से धन लेता है और वहाँ से फटाफट निकल पड़ता है और सीधा सेठ जी के पास जाता है। अरे सेठ जी प्रणाम। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और तुम्हें अपना नौकर रखूंगा, नौकर। हाँ। अरे ऐसा क्या तीर मार लिया तुमने जो मुझे नौकर रखोगे, बुद्धू मंगलू? हाँ? अरे सेठ जी, तीर नहीं मारा, पोटली मारा है मैंने, पोटली। हाँ। अरे एक पोटली में इतना दम नहीं कि मेरे जितना धन हो। मेरे जितना धन की बराबरी करने के लिए तुम्हें बड़े संदूकों की जरूरत पड़ेगी। हाँ। अरे बुद्धू। अरे सेठ जी, तुम जानते नहीं, ये कोई मामूली पोटली नहीं, ये एक जादुई पोटली है, जादुई पोटली। हाँ, रुको मैं अभी दिखाता हूँ इसका कमाल। हाँ, ये देखो। मंगलू 1 लाख मन में बोलता है और पोटली में हाथ डालता है। पोटली से हाथ निकालते ही उसके हाथ में 1 लाख रुपए की गड्डी होती है, जिसे देखकर सेठ हक्का बक्का रह जाता है। अरे वाह मंगलू, ये तो सच में खजाने का भंडार है। मान गया तुझे। अल्लाह मुझे भी कोशिश करने दे, हम दोनों मिल बांट के इस पोटली का फायदा उठाएंगे। हाँ।
अब सेठ मन में 10 लाख रुपए सोचता है और पोटली में हाथ डालता है, किंतु लालच के चलते सेठ जी का हाथ पोटली में ही फंस जाता है, क्योंकि जलपरी के कहे अनुसार पोटली का एक ही दिन में एक बार इस्तेमाल जायज था। सेठ बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बाहर नहीं निकलता और सेठ चिल्लाता है, अरे अरे, इस पोटली से तो मेरा हाथ बाहर नहीं निकल रहा। अरे मगलू, ये कहाँ फंसा दिया मुझे? निकाल मेरे हाथ को बाहर, निकाल। अरे रुको सेठ जी। अब मंगलू का भी हाथ उस पोटली में फंस जाता है। लालच के चक्कर में दोनों अपना हाथ पोटली में फंसा बैठते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दोनों पोटली से हाथ बाहर नहीं निकाल पाते। अरे सेठ जी, मुझे लगता है कि हम लालच के मारे फंस चुके हैं। अब हमें इससे बाहर सिर्फ एक आदमी निकाल सकता है, और वो है भोला। हमें भोला के पास चलना चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें भोला के पास चलना चाहिए, नहीं तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। चलो। अब सेठ जी और मंगलू भोला के पास जाते हैं और उससे मदद की गुहार करते हैं। अरे ये तो मेरी पोटली है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? लाओ, मुझे वापस करो। भोला, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मैंने लालच में आकर तुम्हारी ये पोटली चुरा ली थी, पर हम दोनों अब फंस चुके हैं मेरे दोस्त। अब मुझे बचा ले, और सेठ जी को भी बचा ले मेरे दोस्त, बचा ले। दोनों के बहुत गिड़गिड़ाने से भोला को उन पर दया आ जाती है। वो दोनों को घने जंगल पर लेकर चलता है और वहाँ नदी के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जलपरी, जलपरी, तुम कहाँ हो जलपरी? आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहाँ हो जलपरी? बहुत चिल्लाने के बाद जलपरी वहाँ प्रकट होती है और हंसने लगती है। अरे भोला, इनके साथ यही होना था। ये लालची इसी लायक हैं। नहीं नहीं जलपरी, ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। आप इन्हें माफ कर दीजिए और इनके हाथों को पोटली से बाहर निकालिए। जलपरी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और दोनों का हाथ बाहर निकलता है। अब दोनों भोला से माफी मांगते हैं और अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं। जलपरी भोला को पोटली वापस देने लगती है, तभी भोला बोलता है, अरे नहीं जलपरी, अब मेरा इस पोटली से कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने अपनी मंडी खोल ली है, उससे मेरा गुजारा अच्छे से चल रहा है। मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे दोबारा आपकी जरूरत हो तो मैं आपके पास चला आऊंगा। वैसे भी अब आप मेरी मित्र बन चुकी हैं, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। हाँ ठीक है मित्र, तुम्हारी ये दयालुता और लालच ना करने वाले गुण को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा व्यक्ति मैंने जीवन में पहली बार देखा है। तुम महान हो भोला, और तुम्हारी जैसा मित्र पाकर मैं धनी हो गई हूँ। अब जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है और भोला, मंगलू और सेठ जी तीनों अपने घर वापस आ जाते हैं। भोला गांव में ही रहकर अपनी मंडी चलाता है और गरीबों और असहाय लोगों की मदद करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भले व्यक्ति का हमेशा भला ही होता है और लालची दुराचारी व्यक्ति हमेशा कोई न कोई समस्या में पड़ ही जाता है। इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए।